अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में हूँ मोहम्मद मालिक। इंटरेस्टिंग खबरें हैं। खैर आज की सबसे बड़ी खबर वही है जो एक्सपेक्टेड था कि नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने प्रोटेक्टिव बेल के लिए मूव किया, इस्लामाबाद हाई को पिटीशन डाली। अब सिचुएशन क्या है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक शायद नया साइकिल शुरू होने लगा है एक दूसरे को रगड़ने का। और इंटरेस्टिंग चीज़ आज जब दलील भी दी गई नवाज शरीफ साहब के वकला ने, तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं आ सके, एक तो मेडिकल एडवाइस थी, दूसरा सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, यानी कि ऐसे अवामिल जिस पे उनका कोई इख्तियार नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो ज़रा कोशिश करते हैं ये भी हमें पता लग जाए कि वो कौन से अवामिल हैं, क्योंकि अगर तो अवामिल में इमरान खान की गवर्नमेंट थी वो तो 16 माह पहले चली गई, तो फिर और कौन से अवामिल थे? अगर कोई लीडरशिप की इशू था नॉन पॉलिटिकल, वो भी पहले ही चली गई। तो फिर ये 16 माह और अब में क्या सिर्फ यही एक वजह थी और वामिल क्या थे और ये हो क्या रहा है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड्स हैं सबके लिए? क्या बिल्कुल एक मुस्लिम लीग की लेवल प्लेइंग फील्ड है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक? हमें ज्वाइन किया हुआ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने, सेनेटर हैं PMLN से, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे फॉर पेट्रोलियम एंड ऑल। हुमायूं मोमिन साहब हमारे साथ हैं, ये भी सेनेटर हैं PTI के। ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से ही बात करेंगे। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अभी 1-2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि जी PTI से मुतल्लिक जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बातचीत भी होगी, डील भी होगी, कब होगी मुझे नहीं पता। फिर हमने देखा कल प्रेसिडेंट अलवी से जाके PTI के लोग मिले हैं और ये शुनीद है, ख़बर ये है कि जी वो दोबारा रिवाइव करें कोई डायलॉग या समथिंग। इट माइट बी टू लिटिल टू लेट एनीवे। सदिक साहब, एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है कि बिल्कुल बिसात बिछ गई है। आपको लेवल प्लेइंग क्या, आपको तो शीशे वाली चमकती हुई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। हाई कमिश्नर सी ऑफ करते हैं, कल वो आएंगे, नज़र अब आ रहा है। नैब ने तो कह दिया मैं एतराज़ी कोई नहीं भैया, आएँ बिल्कुल आप उनको बेल करें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक तरफ सीसॉ चल रहा है ना, एक तरफ आपको रिलीफ आ रही है, दूसरी तरफ सख्ती हो रही है। लेकिन आपसे शुरू करेंगे, ये तो हमें समझा दें। उन्होंने कहा कि मेडिकल एडवाइस थी और सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। अगर तो खाली मेडिकल एडवाइस थी तो उससे पहले मियाँ साहब दुबई भी आए, सऊदी अरेबिया गए, फिर वापस चले गए, तो दुबई तक तो आ गए थे, वहाँ से तो 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। तो मेडिकल तो रीज़न नहीं हो सकता। ये कौन से बियॉन्ड कंट्रोल अवामिल थे जिसकी वजह से पहले नहीं वो आ रहे थे, मगर अब वो अवामिल सर्कमस्टांसेस उनके कंट्रोल में आ गए हैं तो जिसकी वजह से वो आ रहे हैं? तो ये कौन सी चीज़ पहले कंट्रोल में नहीं थी अब कंट्रोल में आ गई है? पहले तो जी मैं ज़रा आप ठीक कह रहे हैं, ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात कर लेता हूँ 1 मिनट और फिर आपके सवाल का जवाब दें। 1999 को गुजरे हुए 24 साल हो गए हैं। 24 साल में नवाज शरीफ ने एक इलेक्शन लड़ा है, एक 2013 का, और वो भी 3.5-4 साल के लिए, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया। ना 2002 का इलेक्शन लड़ा, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र नहीं था। 2008 में भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। 2018 में भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात है कि खान साहब ओवरऑल, अगर आप नवाज शरीफ साहब को देखें, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो कोई 4-4.5 साल जेल में रहे हैं, 8 साल एग्ज़ाइल में रहे हैं, मगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का को मसला नहीं हुआ। लेकिन खान साहब के 2-3 महीने जेल में रहने से लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो 24 साल में एक इलेक्शन, 4-4.5 साल कैद, और यहाँ पे 2 महीने या 3 महीने की कैद के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल पैदा हो गए। चलें, वैसे फ्रेज आप लोगों ने यूज किया था, इन्होंने नहीं। चले, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने तो इसको मैंने तो बड़ी स्पेसिफिसिटी के साथ आपके सामने लेवल प्लेइंग फील्ड रख दिया कि जिसको आप मुल्क का एक बड़ा, हम समझते हैं सबसे बड़ा, आप समझते हैं बड़ा पॉलिटिशियन, उसको आप 24 साल में एक इलेक्शन की इजाज़त मिली, और वो भी 4 साल के लिए। तो इस वजह से ये लेवल प्लेइंग फील्ड की कहानी 2 महीने इमरान खान साहब की वजह से तो सुनानी ज़रा अजीब सी लगती है। ये तो हो गई, या कैद 2 महीने की कैद 4.5, इसको तो एक तरफ रख दें। वो सर्कमस्टांसेस क्या थे, आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा जो आप कंट्रोल में है, पहले नहीं थे। मुझे उसका सही अंदाज़ा तो नहीं है, मैं उनके साथ कोई ऐसी मेरी गुफ्तगू नहीं हुई। नहीं, आपकी पिटीशन में लिखा हुआ है, मैं उसी पर तबसरा करने लगा। लेकिन अगर आप पिछले चीफ जस्टिस या उनसे पिछले चीफ जस्टिस के फ़ैसले पढ़ना शुरू करें और आप ये देखना शुरू करें कि कैसे जो फ़ैसले आ रहे थे उनकी नौयत क्या थी, कि आप शुरू करते हैं 10 ट्रंक लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अब हम करप्शन साबित करेंगे, और उसके बाद आप इकामे के ऊपर
इकामे का मतलब क्या है कि आपका बेटा है, उसकी कंपनी, आप उसके बोर्ड पे सर्व कर रहे हैं, आपने पैसे नहीं लिए, आपके माशाल्लाह बच्चे मुझे पता है बड़े कामयाब है, कल को कोई स्टार्टअप करता है, बोर्ड बनाता है, आपको एजाज़ी तौर पे कहता है कि आप उसके चेयरमैन बन जाए, बनने के लिए बड़ी एजाज़ की बात होती है। आप ये कहें कि आप तनख्वाह ले तो सकते थे ना, चलिए वो तो ठीक है, अब हो गया ना, चले वो दो नंबर नौयत, मगर ये फैसले इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज यही वो खुसूसी जो आप वजूहात है मैं आपको बता रहा हूँ। या उसके बाद कि एक फ़ॉन्ट है जो अवेलेबल है, कैलिब्री की बात कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट अवेलेबल है, कमर्शली अवेलेबल है, लेकिन फॉर्मली बेटा टेस्टिंग के अंदर है, फॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं बना। अगर आपके वकील ने गलत या सही भी डाउनलोड किया है तो जिस वकील ने डाउनलोड किया है उसको नहीं, बल्कि जो आप मरियम नवाज साहबा टाइम पे आ जाएं, ये तारीख हमें पता है सारी। तो आप देखिए, मैं जिस फैसले मुझे वो अवामिल बताएं कौन से मैंने आपको बताया है कि क्योंकि चीफ जस्टिस थे, एक बड़ी वाज़ेह शक्ल में पिछले जो 2 फैसले जो आए हैं, वो चीफ जस्टिस का नाम लेने से बेहतर है फैसलों का जिक्र किया जाए। आप ये हिंट कह रहे हैं कि नया चीफ जस्टिस आपके कंट्रोल में है? नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, मगर हमें इंसाफ की तवक्का है, हमें इंसाफ की तवक्का नहीं थी। और मैंने आपको फैसले इस वजह से रेफ़र किए हैं कि आपको उन फैसलों के अंदर से इंसाफ नज़र आना शुरू हो जाए। यानी जब वो वीडियो आई, वो जज, वो अल्लाह उनको मग़फ़िरत उनकी फरमाए, वो क्या नाम था, अरशद मलिक की, तो चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला लिखा, उसमें कहा कि जब तक आपने इजाज़त ना ली हो कि मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, आप वो इजाज़त दें जिनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो वो एडमिसिबल नहीं है। यानी आपने एडमिसिबिलिटी ख़त्म कर दी इस बात की कि वो क्या कह रहा है कि किस हालात में पूरी दुनिया में होता है, इल्लीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस का कानून पूरी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ नहीं है ना, मगर हमारे यहाँ भी आ गया, हमारे यहाँ भी अनोखा ना भी हो, मगर एक केस के अंदर आ गया। बाकी जगहों के ऊपर तो सारी वायर टैपिंग जो है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन और सिर्फ कहते फोरेंसिक करवा लें इसका। उन्होंने कहा नहीं, आपने इजाजत नहीं ली हुई थी जज साहब से। तो भाई, जब इस तरह के फैसले आपके सामने आ रहे हों जिनके अंदर से आपको रमक भर इंसाफ भी नज़र ना आ रहा हो, तो आप यहाँ पर क्या लेने आएंगे? बाकी जो सवाल आते हैं वो तो डॉक्टर साहब जवाब देंगे कि भेजा क्यों। यानी इनकी जो डॉक्टर साहिबा उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थी, वो कैद में थे, जेल डिक्लेयर किया गया, सारी रिपोर्ट्स इनकी थी, सारी लैब्स इनकी थी, और फिर इमरान खान साहब मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया कि वो क्यों गए थे, वो क्यों ना डालें। नहीं, मैं बता दिया, मुझे तो डाल लेने देना, वो फिर आप उनकी पैरवी कर ले बेशक, लेकिन मुझे तो डाल लेने दें एक घड़ी के भर के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने बैठ के काबीना में कहा कि मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ, मैंने हर तरफ से टेस्ट कर लिया है। वो उनके वो जो करीबी दोस्त भी थे, जो बाद में वजीर भी बने, अच्छे डॉक्टर साहब हैं, वो फैसल साहब, कि वो खुद जाके चेक करके आए हैं, इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इनका जाना मुकर्रर है। तो ये सवाल आप उनसे पूछ लें। मोहम्मद साहब ये बताइए, इनके तो अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं। देखें, नैब ने भी आके कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो भी सामने हैं। आपके लगता है दिन बुरे से बुरे होते जा रहे हैं? एक अच्छी खबर आप लोगों की आ जाई है कि खतीजा शाह साहिबा की बेल हो गई है, अभी तक रिहा हुई हैं नहीं, वो तो भी हमें तक नहीं पता, और क्या रिहा रहती हैं वो भी हमें नहीं पता, वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन ये जो टेस्टमनी का हिस्सा हमारे पास आया आज़म खान का, मोहम्मद आज़म जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो बड़ी डैमेजिंग उनकी एनालिसिस है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये यूज़ करना चाह रहे थे, प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये पूरा कॉन्स्पिरेसी जो बनी है, ये जिस किस्म के चार्जेस बन रहे हैं, ये अगर सबूत हो गए, अदालतों में साबित हो गए, तो यू आर टॉकिंग अबाउट 14 years एंड इवन अ डेथ सेंटेंस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ये मामूली चीज़ नहीं है। फिर जो उस वक्त के आपके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग की है। उन्होंने कहा जी कहीं पे भी हमने इनको बताया था, कहीं पे कोई थ्रेट, धमकी या ऐसी बात नहीं थी जो बनाया गया। और फिर वो कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि ये जो साइफर वाला एपिसोड हुआ है, इसने हमारी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क सारा ये इंटेग्रिटी तबाह करके रख दी है, और डिप्लोमेसी के लिए इसके बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि क्योंकि अब आपसे दुनिया उस तरह बात नहीं करेगी एतमाद से, और सारी चीज़ें, ये दो बड़ी डैमनिंग चीज़ें निकली हुई हैं। फिर हम देखते हैं उस्मान डार साहब आते हैं, वो भी सारी बातें और करते हैं। फिर आपके दूसरे लोग आते हैं, फ़ारूक हबीब साहब ने तो आके बिल्कुल ही डाल दी उल्टी। उनका जी हमें तो 2.5-3 साल हम उस्मान बुज़दार को, फ़रा गोगी को, इनको हम डिफेंड करते रहे। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं एक आपके लीडर की तरफ जा रही हैं। फिर अब जो कल आपने देखा जी मुलाकात हुई, आपके लोग जाके एलवी साहब से मिले,
सोशल मीडिया पे आप लोग गलबी को गाली गलोच कर रहे हैं कि जिन्होंने हाथ कर दिया। खान साहब ने भी अपनी नाराज़गी शो की कि इनको इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए थे, तैयारी क्यों नहीं की। कुछ पैनिक सा लग रहा है कि आप लोगों ने अब हाथ उठा लिए हैं कि वेटिंग फॉर द इनएविटेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, बात यह है कि हर एक इंसान को राइट है कि वो अपनी प्रिजम्पशंस करे बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज़ रेड और सीन एंड एवरीथिंग। मैं जब चीज़ों को देखता हूँ, आपकी सारी चीज़ों में आता हूँ, वो जो आपने कह रहे थे ना कि वो आ रहे हैं और अच्छे दिन हो रहे हैं, देखिए वो अच्छे दिन ही होते हैं ना, लेकिन उसको आप दूसरी तरीके से देखें तो वो कहते हैं उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। मीन्स अगर आप किसी गलत तरीके से कुछ चीज़ कमा रहे हैं उससे बेहतर है कि वो ना कमाएं। इसका बेसिक मौक़िफ़ ये है, ठीक है। क्या इन्होंने ऐसी चीज़ कर दिया? मैं आ जाते हैं अभी उधर आ जाते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट आज़म खान। आज़म खान ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसको मैं जब डिवाइड करता हूँ, डाइसेक्ट करता हूँ, तो मुझे उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक, उन्होंने बात चीज़ें फैक्चुअल बताई हैं कि ये हुआ था। दूसरा, उन्होंने अपने ओपिनियन बताए कि मेरे ख्याल में ये है, ठीक है। सो हम उनके ओपिनियंस को तो डिसरिगार्ड कर देते हैं। अब आ जाती है, उन्होंने कहा कि ये अच्छा। उसके साथ फ़ारूक हबीब ने भी उसी बात को डिटेल में बताया था कि कैसे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ऑल द पीपल जो टॉप उसमें थे, इंक्लूडिंग द होल कैबिनेट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, ठीक है, उन लोगों ने बैठ के डिलिब्रेशन की और करके एक चीज़ आ गई थी बात कि उसमें मदाखलत हुई थी। अच्छा, इस मदाखलत को फ्लोर ऑफ द हाउस में जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस वक्त के हैं, केयर टेकर या टेक केयर वाले प्राइम मिनिस्टर, उनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर भी फ्लोर ऑफ द हाउस में कह चुके हैं। उनमें इनके बहुत सारे लीडर कह चुके हैं मदाखलत है। सवाल ये था कि वो कह रहे थे कि क्या इसके पीछे साजिश है या नहीं है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जब एक मदाखलत होती है वो किसी प्लानिंग के तहत होती है। मैंने आपके इधर आके मदाखलत करनी है ना, तो मैं पहले प्लान करूंगा कि मालिक साहब कब होंगे, उधर कौन कौन होगा, उसके बाद तो आपके लीडर ने खुद बाद में बयान दे दिया कि यार कोई उनकी नहीं थी, उनको मिसलीड किया गया। उन्होंने बयान बदल गया। उन्होंने अपने बयान में सिर्फ ओरिजिन ऑफ जो जहां से शुरू हुई थी प्लानिंग, उन्होंने ओरिजिन ऑफ प्लानिंग चेंज किए। उन्होंने हालात बदलने के साथ नहीं, जब उनकी सुन ले, मैं सवाल सुन, आपको आज अभी इंफॉर्मेशन आ जाए, अपनी बात बदल देंगे। टोटल हमदर्दियां आपके साथ हैं। मेरी सवाल मेरा ये है, जब वो एक ऑफिस में थे तो ओरिजिन वाशिंगटन था, अपने ऑफिस से निकले तो ओरिजिन उसी चीज का पिंडी बन गया। नहीं सर, अब नहीं, अब हालात के मुताबिक अगर ओरिजिन शिफ्ट होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। नहीं सर, देखिए मालिक साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ओरिजिन इस वजह से नहीं कि वो वहां से चले गए थे। इस दौरान में एक बहुत सिग्निफिकेंट वाकया वो ये होता है कि कुछ चीजें जनरल बाजवा के लिहाज से उनके इंटरव्यू शाये हुए थे जिसमें उन्होंने बातें बताई थी कि ये हुआ था, और उसमें ये याद रखें ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा ये सारी चीजें तो 2019 से प्लानिंग हो रही थी। अच्छा, इसमें तो अगर आप इसको देखें तो देखिए, आप उस लिहाज से आप चूंकि बाज इंफॉर्मेशन हमें नहीं मालूम थी तो इसलिए हम उसको बता रहे थे वहां से, लेकिन द मोमेंट आई गेट न्यू इंफॉर्मेशन, my statement can change based on what information I get. This is an interesting twist, I must say. ये अच्छा स्पिन है। इसमें बात स्पिन नहीं है। Do you think ये मेरा opinion है ना? नहीं, आपने क्या everybody's free to have his opinion? ठीक है, देखिए, you can use a word कि ये एक interesting point of view है। चल, interesting. I'm not trying to spin something. Interesting point of view. Yes. और बताइए, मैं जरा हाफिज अब्दुल्ला साहब को ले लूँ, ट्रैवल कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले, पहले तो आपको बिलेटेड बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ने आपको हिफाजत से रखा। तमाम चीज़ अगर चाहिए, बैठे हुए हैं मेरे पास मुस्तदिक मलिक साहब, इनकी पार्टी में, और ये भी शामिल हैं। इन्होंने कोई ना आपकी आदत की ना आपकी खबर ली। पीडीएम में आपके ये साथ भी थे। चलें, वो तो अलग बात है। ये बताएं, आपने एक बयान दिया पिछले दिनों बात करते हुए, आपने कहा, उसने पूछा इंटरव्यूअर ने आपसे पीटीआई पे, खान साहब पे, तो आपने कहा बात भी होगी, डील भी होगी, कब होगी वक्त का मैं नहीं कह सकता। ये आपने इतनी बड़ी बात एनालिसिस कहाँ से कर दिया? क्या कोई मौलाना साहब ने आपसे कोई बात की या किस तरह? बिकॉज जो बाहर हमें जितना इंप्रेशन ये मिलता है कि कोई डील शील नहीं मिल रही पीटीआई को, इतनी बड़ी बात आपने किसी बुनियाद पे की है कि सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मालिक साहब।
देखिए मालिक साहब, बात यह है, आप मेरी जो बात मैंने की ये मेरी ज़ाती राय थी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को अगर आप पस मंज़र में जाए तो कब डील नहीं हुई है? क्या 25 जुलाई 2018 इलेक्शन डील के नतीजे में नहीं था? वो एक मंसूबे के तहत नहीं हुई वो इलेक्शन। उस इलेक्शन के नतीजे में पीटीआई को मुल्क पर मुसल्लत नहीं किया गया। किस किस ने उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किरदार अदा किया? किसी ने सहूलतकार का किरदार अदा किया, किसी ने किसी और शक्ल में। लिहाजा मैंने कहा कि कोशिश की गई है, अभी भी कोशिश हो रही है। मेरी बात की तो तायद हुई ना। ये जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब गए थे शफकत महमूद के पास, ये मिले थे जुमरात को, लेकिन न मुर्तज़ा सोलंकी ने खबर दी कि मेरी मुलाकात हुई, और न शफकत महमूद पीटीआई की तरफ से ये कहा गया। ये तो किसी ने खबर लिख के फिर दोनों ने तस्लीम किया कि हाँ मुलाकात हुई है 3 दिन के बाद। सही बात है। तो लिहाजा मेरी बात की तायद तो हुई। ये तो कोशिश कर रहे हैं बाहर के ममालिक से भी। इनकी खातून अव्वल की मेरी इतलात के मुताबिक, जो मेरी ज़राए इतलात है, जो मुझे बताया गया है, एक अहम होटल में और एक मुल्क की दोस्त मुल्क की अहम शख्सियत से। लेकिन बात यह है कि इनकी लीडरशिप की गारंटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो तैयार है एनआरओ के लिए। सदर साहब भी एक्टिव है, जो कि बोनस पर है सदर साहब। उनकी वो हैसियत भी नहीं है जो वक्त मुकर्रर से, मुद्दत मुकर्रर से पहले जो हैसियत थी, और ये खुद राबिते कर रहे हैं, और जेल से भी यही इतलात और पैगामात आ रहे हैं। तो मेरी बात की तायद तो हुई जो मैंने जो कुछ कहा। तो लिहाजा इनकी कोशिश यही है। लेकिन हाफिज साहब एक चीज बताइए, डील जब होती है तो दोनों तरफ से कुछ टेबल पे लाना पड़ता है। पीटीआई के पास क्या है इस वक्त? चेयरमैन पीटीआई के पास अपनी तरफ से देने के लिए है क्या? उन पे केसेस बने हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग कोई या गायब हैं या तायब हैं, तीसरा तो कोई बचा नहीं है। इलेक्शन का भी नजर आ रहा है कि उनकी बिल्कुल पार्टी को वो नहीं मिलेगा। तो वो डील पे वो क्या उनके पास है क्या डील पे देने के लिए? देखिए बात यह, जब उनके पास कुछ था तो वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे। जब वो हुकूमत में थे तो कहा करता था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। ये उनका वो खूबसूरत जुमला था। हर तकरीर में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहा करते थे किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। कौमी इशू पर भी अपोजिशन बैठने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो कहा करते थे कि ये सारे चोर डाकू लुटेरे। आपको याद है कोरोना इशू पे भी बैठने के लिए तैयार नहीं। एक चीज मुझे बताएं, एक चीज मुझे बताइए। एक बात मुझे, एक जुमला मुझे जी फरमाएं। किसी इशू पर भी बैठने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज जो हालात बने हैं, वो हर किसी के साथ बैठने के लिए तैयार है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। सियासी पार्टियों के साथ जो वो छोर कहते रहे, जिसको एनआरओ नहीं देते रहे, उसके साथ भी बैठने के लिए तैयार है। ये जवाब तो पीटीआई वाले दे सकते हैं अगर कोई पीटीआई की लीडरशिप है। हाँ बिल्कुल है। अभी मोमन साहब हैं, हमारे मोमन साहब, इनसे मैं पूछता हूँ। लेकिन एक चीज बताइए, जो आपके 16 माह चले उसमें एक इत्तेहादी हुकूमत भी चली, शहबाज साहब की तबीयत और तरीका कार और किस्म का है। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं और इलेक्शन होता है और वो वज़ीर आज़म बनते हैं, क्या जो उनका मिजाज है, क्या वो आपके ख्याल में एक कोalition गवर्नमेंट को और एक हाइब्रिड निज़ाम को चलाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब और इमरान खान के दरमियान थोड़ा फर्क करना होगा इनकी केसेस के दरमियान, क्योंकि इमरान खान यानी पीटीआई की चेयरमैन और उनके साथी जो आज कुछ जेल में है, कुछ मफरूर है, कुछ तायब हो गए, कुछ पता नहीं क्या कर चुके हैं, कुछ खामोश है। फर्क है, इसलिए फर्क है कि साइफर केस को सामने रखे और सानिया नौमई को सामने रखे, बाकी कादर यूनिवर्सिटी फार्म फंडिंग केस जो शाखाना को उधर रखे। क्या ये इनकी अपने हाथों का किया दरा नहीं है? इससे इनको कैसे छुटकारा मिलेगी? जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की बात है, उसको तो पानामा में उनका नाम ही नहीं था, उनको उड़ाया गया और अकामा की बुनियाद पर। लिहाजा उस केस की बुनियादी गलती नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल मैं आज डायरेक्ट आपसे आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। जब वो आएंगे बेशक वो आइए, हम उसको वेलकम कहते हैं।
वो आइए, उनका अपना मुल्क है, बगैर किसी जवाज के उनको मजबूर करके मुल्क से बाहर रखा गया। अगर उनको अक्सरियत मिलती है PMLN को, वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो बन जाए। अगर पब्लिक उस पर एतमाद करते हैं, कौम उन पर एतमाद करती है तो वो बन जाए, क्यों नहीं चला सकते हैं। गुज़िश्ता 5 साल जब वो वज़ीर आज़म थे, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब 1 साल के लिए बने, तो जो कोalition में उनके साथ थे तो वो तो आखिर तक ही थे। अभी जो 16 महीने हम कोalition में थे, फिर क्यों नहीं चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। तब वो खुद वज़ीर आज़म नहीं थे, शहबाज साहब थे आगे, फर्क पड़ता है। वो जो 2013 से 2017 तक तो नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म थे, उसके बाद फिर शायद खाकान बने। ठीक है, नवाज शरीफ तो वही नवाज शरीफ है, कोई तब्दीली तो इसमें नहीं है। मेरा ख्याल उससे ज्यादा मिचोर हो चुके हैं, लीडर है पाकिस्तान का। चले, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया जी। हाँ, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, अभी बहुत सी बातें रहती हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। कॉन्फ्रंट्रेशन की पॉलिटिक्स है, मियाँ साहब के साथ हम अटैच करते हैं। मियाँ साहब के 3-4 सरबराहों से, अस्करी सरबराहों से कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हर एक का बड़ी मुख्तलिफ तबीयत के लोग थे। हर बार इनका कॉन्फ्लिक्ट होता गया। कई एक दो जज्बाती थे, एक दो बहुत ठंडे मिजाज के आदमी थे, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन नज़र आती रही। लोग कहते हैं कि ये एक कॉन्फ्रंटेशन है। दूसरा, मियाँ साहब के अंदर वो लोग कहते हैं कि गुस्सा बड़ा है। वो हमारे एक दोस्त ने कॉलम भी लिखा हुआ है कि जी मैंने उनसे लंदन में मिला तो मैंने उनको कहा कि अब आप आएंगे तो कॉन्फ्रंट्रेशन ख़त्म करें और रिकन्सिलिएशन शुरू करें। तो नहीं, इमरान खान तो पॉलिटिशियंस को मानते ही नहीं है, तो मैं नहीं उसको छोड़ूंगा, वट एवर, आई एम नॉट, रिकन्सिलिएशन में नहीं है। क्या अगर मियाँ साहब आते हैं और अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है, क्या मियाँ साहब रिकन्सिलिएशन करेंगे? अगर आज इमरान खान नहीं बाहर आता, क्या मियाँ साहब फैसिलिटेट कर देंगे इमरान खान के बाहर आने में? क्योंकि नहीं हो तो नो हो रगड़ो। यानी कितनी अजीब सी बात है कि आपके दोस्त ने आपको ये बता दिया कि मियाँ साहब ने कहा मैं तो रिकन्सिलिएशन नहीं करूँगा, लेकिन जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, जब कोविड हुआ, जो ज़बान इमरान खान साहब इस्तेमाल करते थे उसका कोई उन्होंने आपको रेफरेंस नहीं दिया। यानी आज तक कौन सा ऐसा मौका आया है जिस पे ऑपोजिशन ने रीच आउट नहीं किया खान साहब को टू हैव अ डायलॉग? नहीं, वो पुरानी बात है। खान साहब तो छोड़ दें, वो तो अपना रगड़ा खा रहे हैं ना। आपकी फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी? रिकन्सिलिएशन होगी कि ठीक है टिट फॉर टैट? सियासतदान हमेशा डायलॉग के ज़रिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाता है, मगर काउंटर पार्टी के ऊपर एक जिम्मेदारी है ना। अगर आप ये कही जाएं, यानी आपसे डायलॉग करने की कोशिश करें तो आप कहें इसकी बेटी चोर है, इसकी माँ भी ऐसी थी, आप इस तरह की अजीब ज़बान इस्तेमाल करें, आप बाहर निकल के बोलें कि ये तो NRO मांग रहे थे। भैया आप क्यों करते हैं डायलॉग फिर? और फिर आप बोलेंगे मैं तो इन चोरों से हाथ नहीं मिलाना चाहता। यानी माँ सिवा खान साहब के, और अब ये जो वादा माफ पूछ नहीं रहा कि खान साहब क्या करते थे, मैं पूछ रहा हूँ मियाँ साहब क्या करेंगे। मैं वही बताने लगा। माँ सिवा वादा माफ गवाहों के एक उनकी ज़ौजा और एक वो खुद नेक थे, और कुछ लोग जो अब उनके खिलाफ गवाहियाँ दे रहे हैं, बाकी तो सब चोर थे। भाई बात यह है कि मियाँ साहब ने, जो मालिक साहब की हुकूमत है, AJK के अंदर एक दफ़ा तो मैं खुद मौजूद था जब लोगों ने कहा कि यह हुकूमत उल्टा दी जाए, हमारे पास मेजॉरिटी आ रही है। उन्होंने कहा बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसको चलने दें। तो अब बलूचिस्तान में आपने देख लिया कि अगरचे PMLN हुकूमत बना सकती थी, उन्होंने मालिक साहब को बनाने के लिए कहा, और दोबारा भी कहा बाद में कि आप ही थोड़ी देर इसको और इजाफी तौर पर चलाएं। 2-2.5 साल का एग्रीमेंट होता। जी मेरे ख्याल में मियाँ साहब का बहुत बड़ा दिल है, और ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस, और आज भी चाहे बलूचिस्तान से लोग हों, KP से लोग हों, उनके साथ रिकन्सिलिएशन की जरूर बात करेंगे। लेकिन जो असल प्रॉब्लम आ रही है, वो असल प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने पहले वो पूरा साइफर का जिक्र किया। क्या साइफर एक डॉक्यूमेंट है, स्टेट सीक्रेट है वो। आप उसकी इंटरप्रिटेशन, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि मैं उसको किसी को इंटरप्रेट करके कहना कि हमें कोई महसूस होता है कि नामुनासिब बात हुई है, हम डिमार्क्स करना चाहते हैं, इज़ वन थिंग। साइफर को लेके लहराना जलसे के अंदर एक डॉक्यूमेंट जिसकी एक प्रोटोकॉल है, लिखा हुआ है कि साइफर के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, किस किस को मिलेगा। जी मैं वही कह रहा हूँ, मगर उसकी आप कह रहे हैं, लेकिन उस डिस्क्वालिफिकेशन या 9th नवीद कमर साहब को भी लिया। मैं कहा पीपल्स पार्टी आजकल खामोश है, उनका भी कोई वर्जन ले लें। नवीद कमर साहब हमें मिल गए हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, सीनियर मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। नवीद भाई ये बताएं,
चीज़ें तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। PMLN के अच्छे दिन आ रहे हैं, PTI के बुरे दिन चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? आप बड़े खामोश हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोग कहाँ हैं? सुना है कि सिंध के अंदर आपके दिन इतने अच्छे नहीं चल रहे, आपको कुछ नाराज़गियाँ हैं और फ्यूचर की भी कोई अरेंजमेंट के बारे में आप लोग परेशान हैं। तो ये जो मियाँ साहब आ रहे हैं, डू यू थिंक कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही है कि ज़्यादा टिल्ट हो रही है मियाँ साहब के हक में? देखें मालिक, ये पूरा मफरूज़ा आपने खुद ही एक कहानी बना के फिर यू आर आस्किंग मी टू कमेंट ऑन दैट। नन ऑफ दैट इज ट्रू। ये फैक्ट्स जो हैं वो तो ग्राउंड्स पे हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं, आए, उनका अपना मुल्क है, ही शुड हैव कम इवन अर्लियर। आए, उसकी जो भी पॉलिटिकल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जाहिर है कि उनकी टीम उनको गाइड कर रही है, वो उस पर चलाएंगे। तो मियाँ साहब का आना कोई इतनी ना हैरत की बात है ना परेशानी की बात है, बहुत एक तरफ बात हुई। जहाँ तक सिंध में क्या हो रहा है, आई थिंक कि ये शायद इधर बैठ के इस्लामाबाद के या ड्राइंग रूम्स में या स्टूडियोज में ये बहुत बड़ी एक चीज़ लगती है कि जी 4 पार्टियां मिल गई। तो बाबा, पिछले मेरे 8 इलेक्शंस मैंने कब किसी ये चारों इकट्ठे नहीं थे। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। वी आर यूज्ड टू दैट कि भाई सारे लोग इस PPP वर्सेस द रेस्ट, चाहे वो जो नाम भी आप दे दें, और कई नामों से जो हैं ओवर 3 डेकेड्स कम से कम मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग नामों से आते हैं, लेकिन लोग वही होते हैं, क्योंकि आखिर में प्लेयर्स तो ऑन द ग्राउंड वही होते हैं। तो इसमें मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही के चेयरमैन ने पिछले दिनों कहा था कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। वो तो बल्कि डायरेक्ट हो गए थे कि PMLN ही हमें डायरेक्ट फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड दे। मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपको तासुर मिलता है कि इस वक्त सिस्टम का फेवरेट चाइल्ड नवाज शरीफ साहब हैं और शायद बिलावल वगैरह नहीं है? क्या ये आपको तासुर मिलता है? देखिए, पहली चीज तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस थी एक चीज की कि जब कोalition गवर्नमेंट हमारी थी, सारे हम लोग उसका हिस्सा थे। फिर जब वो खत्म हुई और इंटरिम गवर्नमेंट आई तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो एक न्यूट्रल नॉन पार्टीजन किस्म की हुकूमत होगी, लेकिन PMLN की रिप्रेजेंटेशन एक हद तक उसमें जारी रही। वो तो पहले ही इंडिकेशन थी, उसके बाद उसमें और एडिशन फवाद की एडिशन होगी वगैरह वगैरह। तो ट्रेंड एक जो है वो नजर आने लगा। तो उस लिहाज से जाहिर है कि इट वाज समथिंग टू क्वेश्चन कि भाई ये क्यों हो रहा है और क्या इसका मकसद ये है कि PMLN पे कोई फेवरिज्म की बात है। मेरे अपने हिसाब से, और मेरा ख्याल है कल खुर्शीद शाह साहब ने परसों कहा है एंड आई हैव फॉलोड अपॉन दैट, कि मियाँ साहब इज हेड ऑफ अ वेरी लार्ज पॉलिटिकल पार्टी और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लेजिटिमेटली उनकी एक फॉलोइंग है। जब ये एस्टेब्लिशमेंट का काइंड ऑफ धब्बा मैं कहूँगा उनके ऊपर लगेगा तो उनकी अपनी लेजिटिमेसी पे थोड़ा सा फर्क आएगा कि अगर वो जेन्युइनली भी वोट्स लेके आते हैं तो लोग कहेंगे जी इनको तो हेल्प किया गया। सो ही शुड डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम दैट और कोशिश करें कि फील्ड में इस तरह से नजर ना आए कि वो कोई फेवरेट चाइल्ड जैसे इमरान खान 2018 की इलेक्शन में थे या पहले भी और लोगों को फेवर किया गया है, तो वो ना नजर आए। दैट विल बी गुड फॉर द इलेक्शंस, क्योंकि जो क्वेश्चंस बाद में रेज होते हैं, हम चाहते हैं कि इतनी मुश्किल से फिर दोबारा से हम इलेक्टोरल प्रोसेस में जाएं तो उसके रिजल्ट जो निकलें वो एक्सेप्टेबल टू ऑल होने चाहिए और 5 साल वो हुकूमत करे, बजाय इससे कि रोज एक डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो रहा हो। तो इट इज गुड कि वो खुद भी एक हद तक डिस्टेंस पे इस सारी चीज से नजर आए। मोहम्मद साहब, आपके ख्याल में क्या आपका चैप्टर ख़त्म हो गया? पंजाब में ये कंफर्टेबल हैं, सिंध में नवीद कमर साहब की पार्टी कंफर्टेबल है, बहुत से लोग आप लोगों से अनकंफर्टेबल हैं। क्या हमदुल्ला साहब कहते हैं कि डील होती है हमेशा, शायद होगी। क्या आप लोग अभी उस डील का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग यू रिज़ाइन टू फेट? ऐसा मालिक साहब कि मेरी नज़र में पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कैनवस
पीटीआई के बगैर ना उसमें रंग है ना उसमें कुछ और है। दे आर पार्ट एंड पार्सल एंड दे आर वो लाजिम मलजूम है। अगर आप उनको हटा दें इन सब की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। कहा गया था डिमार्श के बारे में, ठीक है। डिमार्श बेसिकली मीन्स आपने ऑलरेडी उसको डिकोड कर दिया है, आपने ऑलरेडी के हेनरी किसिंजर, एक मिनट होल्ड ऑन लेट मी एक्सप्लेन। 1976 हेनरी किसिंजर कॉन्डोर ऑपरेशन, वो उसको डिमार्श करने वाले थे, देन ही डिड नॉट डू इट, ही लेट इट स्टे एज अ सीक्रेट। डिमार्श बेसिकली मीन्स आप ऑफिशियली उसको बता के कह रहे हैं, और दिस बेसिकली मीन्स सिंपली इट मीन्स कि ये नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आगे बात फिर आ जाती है आगे। अब सर मान देखिए डिमार्श वंस यू एक्सेप्ट हमें ऑडियंस को जरा क्लियर रखना चाहिए। देखिए आई हैव टू डू अ लिटिल फैक्ट चेक। देखिए डिमार्श क्या होता है? डिमार्श होता है जब आप अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हैं विद अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। उसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट अनक्लासिफाइड हो गया है। एक कॉन्वर्सेशन थी, जो अगर लीगल बात करें, एक कॉन्वर्सेशन थी हमारे एम्बेसडर की डेलीगेशन की और उनके डेलीगेशन की, उसके ऊपर एक नोट आया। इनके ख्याल में वो नोट में ऑफेंसिव बातें थी जो उनकी गुफ्तगू हुई। उन्होंने उन्हीं के एम्बेसडर को बुला के उनको कहा कि रेफरेंस टू दैट मीटिंग आपने ये गलत कहा है। Not so reference. that does not mean Let to the conversation. That doesn't mean कि by virtue of that cipher लगा दें। वो declassify नहीं हुआ। Allow me sir, देखिए इस तरह होता है, declassify करता कौन है? अगर फॉरेन ऑफिस में आएगा तो फॉरेन मिनिस्टर सर दूसरी बात आ जाएगी, लेकिन वो चीज है। लेकिन देखिए what is happening now is nothing new. This is spot fixing, this is match fixing, this is venue fixing, this is हर किस्म की फिक्सिंग हो रही है। अच्छा 1985 में क्या हुआ था? यही हुआ था। 1990 में क्या हुआ था? यही हुआ था। 1997 में क्या हुआ था? 1996 में क्या हुआ था? यही हुआ था। दिस इज नॉट न्यू। 2013 में क्या हुआ था? यही सब कुछ हुआ था। हर चीज में यही हुआ था, ठीक है ना? बिल्कुल खोल ले, मैं बताता हूँ। 18 में क्या हुआ था? 18 में कहते हैं कि आरटीएस बैठ गया था, लेकिन ये बड़ा फनी आरटीएस है। 24 में क्या होगा? एक मिनट है जो ना आरटीएस, मैं बताता हूँ ना, उस देखिए एक मिनट है जो ना, ये बड़ा फनी किस्म का आरटीएस है, बड़ा फनी किस्म का आरटीएस है कि ये हक में बैठा था पीटीआई के, लेकिन जो लोग हार रहे थे आरटीएस के बैठने से पहले, जैसे ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, वो आरटीएस के बैठने के बाद जीत गए। मैं एक सेकंड आ रहा हूं, मैं नवीद कमर साहब को, उन्होंने जाना है, मैं उनको फिर एक क्वेश्चन कर लूं। मैंने भी जाना है। नवीद साहब बताइए एक आखिरी चीज इनको जरूर जाने दें, क्योंकि इन्होंने तैयारी करनी है उसकी कि ये जन्नती हो जाएंगे। वो आजकल आपको पता है ना कि जो उधर चला गया वो जन्नती चला गया। नवीद साहब ये मुझे बताएं, जो द वे थिंग्स आर पैनिंग आउट राइट नाउ, आपने यू वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस नाउ, आपने सारा उतार चढ़ाव, बल्कि जब लास्ट गवर्नमेंट आपकी गिरी थी तो उस रात को हम इकट्ठे ही बैठे हुए थे, इंशाल्लाह गवर्नमेंट में कू हुआ था। ये मुझे बताएं, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, आपके ख्याल में ये कितने क्रेडिबल आपको होते नजर आ रहे हैं? मैं अभी फेयर एंड फ्री छोड़, मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूं, आपको कितने क्रेडिबल होते नजर आ रहे हैं? देखिए हमारे क्या, ये तो योर गेस इज एज गुड एज माइन। बिफोर हैंड हम बैठ के उस पर कमेंट करें कि क्रेडिबल होंगे या नहीं। आई होप कि क्रेडिबल हों, लेकिन अगर इस तरह से मामला चलते रहे, जब लोगों को नहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती, या लोगों को कहा गया कि ए या बी या सी पार्टी को ज्वाइन करो, तो जाहिर है कि क्वेश्चंस तो अभी से रेज होना शुरू हुए। अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी तो शेड्यूल नहीं आया। जब शेड्यूल आ जाएगा और फिर हमें देखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्शन कमीशन को देखना होगा कि कितनी नॉन पार्टिजन इलेक्शन कमीशन होती है, कितने नॉन पार्टिजन जो नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब एक बात चल रही है कि शायद रिटर्निंग ऑफिसर्स डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह बनेंगे डिस्ट्रिक्ट और दूसरे, और जुडिशरी ने अपना छोड़ दिया है कि हम बंदे नहीं दे सकते। तो जब एग्जीक्यूटिव रिटर्निंग ऑफिसर्स की जॉब्स कर रही होगी कि तो वो आपके ख्याल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं बन जाएगा इलेक्शन पे? देखिए, एग्जीक्यूटिव कराए या जुडिशरी कराए, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हिस्ट्री है इट्स रिप्लीट विद एग्जांपल्स जहां दोनों के हाथों जो है मैनिपुलेशंस हुई हैं। तो आई कांट सी कि एक पार्सा, so qualitatively it doesn't make any difference in your opinion? I think at the end of the day
वो इतना जो है फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब पोलिंग स्टेशंस के लेवल पे हम बात करते हैं, आप जैसे लास्ट टाइम आपने देखा कि जो डिप्लॉयमेंट थी फोर्सेस की वो अंदर भी थी इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, इज अनप्रेसिडेंटेड एंड क्रिएटेड लॉट ऑफ इश्यूज के भाई, और फिर पोलिंग स्टेशन से अगर काउंटिंग के टाइम पे लोगों को निकाल दिया गया जो पोलिंग एजेंट्स थे, वो पार्ट ऑफ द काउंटिंग प्रोसेस, तो फिर क्वेश्चंस रेज हुए ना। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये चीजें ना हो, ताकि इलेक्शन क्रेडिबल हो, ताकि स्टेबल गवर्नमेंट बने। वरना व्हाट वी ऑलवेज पार्टिसिपेट, हम बॉयकॉट तो किसी सूरत में नहीं करते, ना ही अभी भी करेंगे, लेकिन इट विल लीव अ बैड टेस्ट इन द माउथ। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे बताएं मोहम्मद साहब वेरी क्विकली, फिर एक सवाल इनसे, अगर लेट्स से जो लग रहा है देयर इज अ सीरियस पॉसिबिलिटी कि सजाएं हो जाएं, सीरियस पॉसिबिलिटी शायद ये साइफर केस या अगर मे 9 वाला होता है, इन केस अगर कुछ सज़ा होती है कुछ आपके चेयरमैन को या दूसरे वाइस चेयरमैन को, इस किस्म की चीज़, पार्टी फिर भी पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शंस में? कोई बॉयकॉट का तो किसी लेवल पे नहीं कोई सोचा कभी पीटीआई ने? नॉट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। सबसे पहले तो जिस तरीके से जो हो रहा है उससे यही हो रहा है कि गलती है या नहीं है उनको बीच में घेरना है। जैसे अगर गलती है या नहीं है बंदे को निकालना है, उसी तरीके से गलती है या नहीं है बंदे को अंदर करना। आप कह रहे हैं कि इनके बंदे को निकाला जा रहा है, आपके बंदे को घेरा जा रहा है, और क्या मतलब? डू यू थिंक देयर इज समथिंग एल्स? I'm here to ask questions. Well, that's you are very innocent, ठीक है, that's nice। लेकिन हो ये रहा है कि इनको लिटरली, मुझे एक बात बताए वो कौन सा ऐसा लॉ, अच्छा ये लोग बड़े मजे से कहते हैं कि जी हम लोग बाहर गए थे, आप बाहर गए थे, जिस मर्जी वजह से वापस नहीं आए उसको हम कहते हैं हमारी इसलिए जुबान में बगोड़ा। दैट मीन्स यू हैव नॉट कम बैक अकॉर्डिंग टू वॉट यू प्रोमिस्ड। अब उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप जरूर बिस्मिल्लाह, किसी को एतराज नहीं वापस आने में, लेकिन वापस आके आपको जेल में जाना है पहले। प्रोसीजर ये है, लॉ ये है। उस जेल नहीं, वो बेल मिल नहीं सकती, वो बेल मिल, अगर ये बेल मिल गई ये प्रेसिडेंट एक नया प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट नहीं होगा। देखिए मियां साहब का जाना भी एक प्रेसिडेंट था, मियां साहब खुद एक प्रेसिडेंट हैं कि जो नॉन क्या पॉलिटिकल party basis पे he is the only person who came into power. He is the only party which came is him. मुसद्दक साहब ये बताएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की शाह साहब ने, नवीद कबर साहब ने, उन्होंने कहा कि आप मियां साहब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रॉबली लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी से आप लोगों की इस मौजूदा हालात में नज़र आ रही है सब कुछ। उनको एक तासुर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि वो निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। क्या कर सकते हैं तासुर ज़ाहिर करने के लिए? बिकॉज अभी तक तो जो चीज़ें हो रही हैं उससे तो इम्प्रेशन स्ट्रेंथन हो रहा है कि निज़ाम की स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं। देखिए कल परसों बेल अदालत में लगी है, बेल सामने आ जाएगी। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ना कोई ऐसा तासुर है। अभी इनने बहुत सी बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम कोशिश ये करेंगे कि उस तरह की गाली गलोच ना करें जैसी गाली गलोच पीटीआई करती थी। मैं भी यहाँ बैठ के इनके तमाम लोग जो निकले उनको भगौड़ा और इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक खोखली जमात जिनमें से चलें, जिनको तो गायब हुए उनके पर प्रेशर पड़ा, उनकी तो एक बात हुई, जो आधे लोग बगैर प्रेशर के जिस दिन हुआ 9 मई उसके 48 घंटे के अंदर अंदर जाके इस्तेहकाम पार्टी के अंदर बैठ गए थे। वो क्या थे? खुद ही नाम तजवीज़ करते हैं। मेरे लिए तो मुनासिब नहीं कि मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूं। तो अल्फाज तो बड़े सख्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो आपकी पार्टी की खोखली हैसियत है वो तो सामने आ गई। आपने तो लोगों को, राना सनाउल्लाह को मौत की काल कोठरी में डाल दिया, हेरोइन डाल के उसके ऊपर, जिसकी सज़ा मौत है, तो वो फिर भी नहीं टूटा। उसने तो कोई बयान नहीं दिया। आपने हर बंदे को, ख्वाजा साद रफ़ीक को 3 साल 2.5 साल जेल रखा, उसके भाई को 2-2.5 साल जेल रखा, ख्वाजा आसिफ को जेल रखा, कामरान माइकल को जेल रखा, एहसन इकबाल को जेल, कोई नहीं टूटा। किसी ने आके नहीं दिया। शाहिद खाकान को रखा, मिफ्ता को रखा, किसी ने आके बयान नहीं दिया। तो ये आपके क्या अजाब पड़ा है कि आपके लोग बगैर पकड़े गए, चलें जो पकड़े गए, जो गायब हुए, आपने उनका एक मुकदमा पेश किया। जो नहीं पकड़े गए, जो नहीं गायब हुए,
वो क्या दहशत से ही उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए? ऐसी एक खोखली पार्टी जो 2018 से पहले वो उस रिस्क से मौत अच्छी, तो उस दिन मौत कहाँ थी जब ये असद उमर साहब जाके मीटिंगें कर रहे थे और पार्टी बन रही थी और लोग टूट टूट के आ रहे थे? उस दिन मौत कहाँ थी? उस दिन रिस्क नजर आता था, खुदाई रिस्क नजर आ रहा था, उस दिन मौत नजर नहीं आ रही थी। मौत सिर्फ बाद में नजर आई है। तो ये जो आपने धमा चौकड़ी मचाई है उसके कॉन्सिक्वेंस आपको अगर बेयर करने की वक्त पड़ रहा है, आप उठा उठा के लोगों के मुजस्मे शहीदों के पैंट के ठुड्डे मार रहे हैं, आपके बयानात वहां पे आपके लीडरान के रिकॉर्डेड बयानात है, खड़े होकर फेसबुक के ऊपर खुद लगा रहे हैं, तो आज आप भाग रहे हैं उससे। अब आप कह रहे हैं 2:15 हुए थे, वो 2:17 पे हुआ था, तो वो बयानात क्या थे? वो जो वुल्फ विस्लिंग की जा रही थी, वो वुल्फ विस्लिंग क्या थी? इस वजह से ऐसी सख्त बातें छोड़ें। मुल्क को आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। हमें टेम्परेचर कम करना है, आपको टेम्परेचर कम करना है। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को आके एक नया विजन देना चाहिए और उस विजन के ऊपर कैंपेन करनी चाहिए। अगर विजन के ऊपर लोग मानेंगे, उनके नए रास्ते के ऊपर जो उनके गुमान में है, अगर लोग मानेंगे तो वोट देंगे, वोट देंगे तो वो आ जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो नहीं मिलेंगे वोट। आपके ख्याल में इनको है, पार्टी को तमाम आज़ादी है वो इलेक्शन करने की, जलसे करने जैसे आप कर रहे हैं? देखिए मैंने तो फ़लस्तीन के लिए भी जलसा मांगा था, इनको नहीं दी। मैंने तो आपको दो नहीं, इनको फेयर बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए मैंने तो आपको ये बताया है कि इस वक्त डिस्कशन क्या हो रही है। इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि जिन लोगों ने कोर कमांडर का घर चलाया उनको छोड़ दो तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्यों भाई? और ये किस कानून में लिखा हुआ है कि उन लोगों ने जिन्होंने जहाज जलाए हैं, जिन्होंने 2 बंदे जिंदा जवाब दें क्विकली, लास्ट छोड़ दें तो लेवल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साफ मौकफ है कि जो 9 मई को जिन जिन लोगों ने जो गलत काम किया उनको मत छोड़े, उनको सजा मिलनी चाहिए। होल्ड ऑन, उस्मान डार की बात, अगर आपके पास प्रूफ्स हैं, कहने में और प्रूफ्स होने में बड़ा फर्क है। आपके पास प्रूफ है जरूर करें, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है मत करें। नंबर 2, दैट डज नॉट मीन कि अगर मेरे ऊपर कुछ नहीं है और मैं इलेक्शन कैंपेन करना चाहता हूं या मैं बाहर जाना चाहता हूं या मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप मुझे भी अंदर आप कह रहे कलेक्टिव पनिशमेंट ना दें। आप पार्टी को तो नहीं उसमें करें ना। हो रही है सर, क्यों नहीं हो रही है? आपको लाहौर में 21 अक्टूबर को जलसे की इजाजत दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिल रही। केपी में सबको इजाजत मिल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिल रही। इस्लामाबाद में हम लोग जाके सिर्फ ये फलस्तीन के लिए हम लोगों ने किया, लोगों को अंदर कर दिया। अगर आप मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ये इन लोगों का बेसिक मकसद ये है, दे नीड them to bring up to the level because they are too down in the level। देखिए बात ये है, ऊंचा बोलने से तो ये बात बदलेगी नहीं। मैंने आपको 24 साल में नवाज शरीफ का एक इलेक्शन दिखाया 2013 का, जो 4 साल में उलट गया। वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये सारे उसके अंदर आर्किटेक्ट्स थे, ये सारे बैठे हुए थे वहाँ पे, उस वक्त कुछ नहीं था। इनको अभी लेवल प्लेइंग फील्ड 2 महीने में नजर आ गया। 4.5 साल की जेलों के अंदर 2-2 साल में लोगों के नाम गिनवाए आपको, इनको नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नजर। लोगों की गाड़ियों में हेरोइन डाल के, लोगों की बेटियों को नेम कॉलिंग करके, इनको नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नजर। आज नजर आया, 2 महीने भी नहीं गुजरे। और मैंने तो आपको बताया उन लोगों का नहीं जिन्हें उठाया है, मैं तो उनको बता रहा हूं जो बगैर उठाए, अभी 9 मई हुआ भी नहीं था तो उन्होंने जाके पार्टियां ज्वाइन करनी शुरू कर दी थी। जरा अपनी पार्टी की सफों के ऊपर भी नजर डालिए। चले इसी बात पे खत्म करते हैं, लेकिन मैं तो इसका कंक्लूजन, बाकी बातें तो चलती रहेंगी, कि ये जो साइकिल ऑफ वेंजेंस है ये रुकना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज खान साहब आए, उन्होंने भी कहा मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आज हमने हालात देख लिए। हमने उससे पहले PMLN की जब 2/3 मेजॉरिटी थी तो उस ज़माने हमने PMLN की कुछ हरकतें देखी, उसका नतीजा भी हमने उसका आगे देखा। अब एक फाइनल राउंड हो रहा है। अगर अब फिर इनकी बारी बनती है या कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, एंड इफ दे फॉल प्रे टू द सेम टेम्पटेशन, बड़ी टेम्पटेशन होती है, हमने रगड़ा खाया हुआ, हुण साड़ी बारी है। अगर ये हुण साड़ी बारी के चक्कर में पड़ गए तो फिर किसी और की बारी भी आ सकती है। आई जस्ट होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स, और जो भी जिसने भी पार्टी ने लीड करना है, दे शुड लीड फॉर द कंट्री, नॉट फॉर वेंजेंस, नॉट फॉर सेटलिंग स्कोर्स। सेटलिंग स्कोर के अंदर पाकिस्तान का स्कोर बड़ा नीचे चला गया, एंड वी नीड टू स्टॉप दैट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।